समरी ट्रायल के बाद अब हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं और आज नया टॉपिक हम पढ़ते हैं प्री बार्गेनिंग। ठीक है, प्री बार्गेनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री बार्गेनिंग? व्हाट इज प्री बार्गेनिंग? बार्गेन करना, प्ली लाना, बार्गेनिंग किस चीज की प्ली, किस चीज के लिए बार्गेनिंग? बताइए, व्हेन इट हैज बीन एडेड, कब ऐड हुआ था ये सीआरपीसी के अंदर? वेदर इट वाज इन द ओरिजिनल सीआरपीसी और नॉट, ओरिजिनल सीआरपीसी में था या नहीं था? बताइए, व्हेन इट हैज बीन एडेड, कब ऐड हुआ था जी? एनी आइडिया व्हाट इज प्री बार्गेनिंग? एनीवन? रेनुमा, यस सुना है सर। प्री बार्गेनिंग के बारे में? व्हाट इज प्री बार्गेनिंग? यस सर, सुना तो है वो चार्ज जब लग जाता है तो वो पनिशमेंट कम बार्गेनिंग ऑफ, करवाने बार्गेनिंग के ऑफ लिए। अ सेंटेंस in a very layman language, bargaining of a sentence. It has been added in the year of 2006. It was not originally in the Code of Criminal Procedure, but it has been added by 21st। कौन सा चैप्टर में ऐड किया गया था? बताइए जल्दी से, कौन सा चैप्टर था सीआरपीसी के अंदर? 21A, 21A में सीआरपीसी को ऐड किया गया, सीआरपीसी में ऐड किया गया था। कहां से बोरो किया था हमने इसको? एनीवन? यूएस। यूएसए से बोरो किया था, याद रखिए, पूछे, ये सब पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो प्ली बार्गेनिंग मींस बार्गेनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय एन एक्यूज्ड, वेयर एन एक्यूज्ड हैज टू मेड एन एप्लीकेशन टू whom the application is to be made। किसको एप्लीकेशन देगा? इट इज अ प्रोसेस फॉर अ बार्गेनिंग ऑफ अ सेंटेंस by making an application on an affidavit to a magistrate where a case is pending, where a trial is pending। जहां ट्रायल पेंडिंग है उस कोर्ट में जो है प्ली बार्गेनिंग के लिए, बार्गेनिंग ऑफ सेंटेंस के लिए जो है एप्लीकेशन देगा। ठीक है, अब उस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, किन ऑफेंसेस में दी जाएगी, किन मामलों में दी जाएगी, कब दी जाएगी, कब नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, है ना? इस चैप्टर की क्या एप्लीकेशन होगी, उसके बाद एप्लीकेशन कैसे आएगी, कौन लेके आएगा, कितने दिनों के अंदर लाएगा, लाने के बाद कोर्ट को क्या डिसाइड करना पड़ेगा, किस किस को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, पूरा आज हम डिस्कस करेंगे प्ली बार्गेनिंग को। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग को समझने से पहले, प्ली बार्गेनिंग होता है बार्गेनिंग ऑफ द सेंटेंस। इस इससे पहले एक और टॉपिक आता है कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना। वेदर कंपाउंडिंग एंड प्ली बार्गेनिंग आर सेम? बताइए, whether compounding of offenses and the plea bargaining is same or different? डिफरेंट सर। डिफरेंट है। कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस में बताया गया है कि व्हाट आर द ऑफेंसेस विच आर कंपाउंडेबल। कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है? ठीक है, कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे जिनको कंपाउंड किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस में कुछ पर्टिकुलर ही ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है, इधर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। क्लॉज 1 जब हम पढ़ेंगे 359 का, वो कहता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉलोइंग ऑफेंसेस ऑफ द बीएनएस। खाली बीएनएस के ऑफेंसेस, बीएनएस के ऑफेंसेस क्या होंगे? कंपाउंड होंगे। यहां पर प्ली बार्गेनिंग में अदरवाइज बीएनएस भी हो सकते हैं जिनका प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। ये सुनो, पहला जो दोनों के बीच डिफरेंस है। ठीक है सेकंड, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होगा। कुछ ऑफेंसेस बिना परमिशन के होंगे, कुछ बिना परमिशन के होंगे, कुछ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होंगे।
कंपाउंडिंग का जो स्टेटस होगा, जो आफ्टर द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस द स्टेटस ऑफ द केस एंड द स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड विल बी एक्यूटल। अगर पूछा जाएगा कि कंपाउंडिंग के बाद क्या स्टेटस है, तो एक्यूटल का स्टेटस होगा। और प्ली बार्गेनिंग के बाद एनीवन? सुगंधा, तुमने पढ़ा है, बताइए। तो उसमें तो कन्विक्शन है कन्विक्शन ना। कन्विक्शन होता है। पहले जो प्री बार्गेनिंग होता था वो प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज होता था, प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज होता था, चार्ज के फ्रेम होने से पहले होता था। अब तो चार्ज के बाद हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले आ जाइए 359 देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रहनुमा, ओवर टू यू। सर 289। नहीं बेटा, 359। Section 359, compounding of offences. हम्म The offences punishable under the section of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 is specified in the first two columns of the table. Next following may be compounded by the person mentioned in the third column of that table. ठीक है, देखिए अब ये बताया गया है कि बिना कोर्ट की परमिशन के कौन कौन से ऑफेंसेस है जिनको कंपाउंड किया जा सकता है। तो देखिए पहले में दिया हुआ है ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस है, फिर बीएनएस के कौन से सेक्शन में है, पर्सन किसके द्वारा कंपाउंड किया जा सकता है, कंप्रोमाइज किया जा सकता है। क्लियर है बात? देख लीजिएगा। अब आ जाइए क्लॉज 2। अब जो देखिए आगे जो ये क्लॉज 2 में जो सबसेक्शन 2 359 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है, दीज आर द ऑफेंसेस which cannot be compounded without the permission of the court. The prior permission of the court is required to compound any of the offenses which has been given under section 359 sub clause 2. कौन कौन से हैं जरा थोड़े से बताएं, पढ़ें। Subclause 2. The offences punishable under section of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 specified in the first two column of the table next following may, with the permission of the court, before which any prosecution of such offence is pending, be compounded by the person mentioned in the third column of the table. सीधी सी बात है कि पहले में ऑफेंसेस दिए गए हैं, दूसरे में किस बीएनएस के किस सेक्शन में और कौन पर्सन कर सकता है। देख लीजिएगा कौन कौन से ऑफेंसेस है। यहाँ सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, उधर लेस सीरियस ऑफेंसेस थे। अब आ जाइए सब क्लॉज 3। Subclause 3. When an offence is compoundable under this section, the abatement of such offence or an attempt to commit such offence. बस याद रखिएगा, इनका भी कंपाउंड हो सकता है। जब ऑफेंस हो सकते हैं तो इनका अटेम्प्ट और अबेटमेंट भी कंपाउंड हो सकता है। नेक्स्ट Subclause 4. A. When the person who would otherwise be competent to compound an offence under this section is a child or of unsound mind, any person competent to contract on his behalf may, with the permission of the court, compound such offence. याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन है जिसको कंपाउंड कराना है और वो चाइल्ड है या अनसाउंड पर्सन है, तो चाइल्ड के या अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पर कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्लॉज बी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, गलती होती है, बताएंगे गलती क्या होती है, पढ़िए। Clause B. When the person who would otherwise be competent to compound an offence under this section is dead, the legal representative, as defined in the Code of Civil Procedure 1908, of such person may, with the consent of court, compound such offence. यहाँ पूछा जाता था कि जो पर्सन डेड हो गया है, अगर उनके बिहाफ पर किसी को कंपाउंड कराना है तो वो कौन होगा? तो कहा कि भैया लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो कहा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? तो हम पहले समझते थे कि भैया बात सीआरपीसी की हो रही, तो सीआरपीसी ऑप्शन होता था, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो नहीं। कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव? जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर दिया गया है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ दिया गया है? डेफिनेशन क्लॉज में
एनीवन? सीपीसी में बताइए कोई। सर 212 में 212 में कहा है भाई? 211 11 में। में सर। 211 सर। ठीक है, मीन प्रॉफिट है 212 में। जी सर। हाँ चलिए नेक्स्ट। क्लियर है ना? तो क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्लॉज 5। Clause 5. When the accused has been committed for the trial or when he has been convicted and an appeal is pending, no composition for the offence shall be allowed without the leave of the court to which he is committed or as the case may be, before which the appeal is to be heard. नेक्स्ट आइए, छोड़िए। Subclause 6. A high court or court of session acting in the exercise of its power of revision under section 442 may allow any person to compound any offence which such person is competent to compound under this section. ठीक है, पूछा जाता है कि कंपाउंडिंग कब तक हो सकती है, एट व्हाट स्टेज कंपाउंडिंग इज पॉसिबल। तो कंपाउंडिंग किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज। देखिए यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ किस स्टेज पे, ऊपर अपील में बता दिया, यहाँ रिवीजन में बता दिया कि रिवीजन में भी कंपाउंड हो सकता है, यस नो। और रिविजनल पावर हम बताएंगे कि रिविजनल पावर किसको है, आगे के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट। Clause 7. No offence shall be compounded if the accused is, by reason of a previous conviction, liable either to enhanced punishment or to a punishment of a different kind of such offence. याद रखिए, ऐसा जहां पर पर्सन ने कंपाउंड नहीं होगा उस ऑफेंस में जहां पर उसके लिए इनहेंस पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है, वेयर अ पर्सन इज ऑलरेडी कन्विक्टेड फॉर सच ऑफेंस एन इनहेंस पनिशमेंट में बी गिवन। याद है ना, बीएनएस में दिया गया है कि बीएनएस के कौन से सेक्शन में दिया गया है कि इनहेंस पनिशमेंट हो सकती है? 13 है ना, सेक्शन 13 में प्रीवियस कन्विक्शन के बेस पर इनहेंस पनिशमेंट दी जा सकती है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि जहां पर इनहेंस पनिशमेंट दी जाती है वहां पर कंपाउंडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट। Clause 8. The composition of an offence under this section shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence क्लियर है has बात? been compounded. क्लियर है बात? नेक्स्ट। Clause 9. No offence shall be compounded except as provided by this section. ठीक है ना? देखिए, कंपाउंडिंग किस उसके लिए होगा, अगर पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस में, किसी भी ऑफेंस में अगर कन्विक्टेड है तो उसका कंपाउंडिंग नहीं होगा फिर। लेकिन प्ली बार्गेनिंग में अब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा हो कि अगर वो सेम ऑफेंस में, सेम काइंड के ऑफेंस में है तो डिफरेंट काइंड के ऑफेंस में हो सकता है, सेम में नहीं होगा प्ली बार्गेनिंग। आइए लास्ट पीछे आ जाइए, 289। Chapter 23. Plea bargaining. Section याद रखिएगा 289. अभी उत्तराखंड में जो है दोनों चैप्टर कंटिन्यूअसली पूछे गए थे, 22 एंड 23। समरी ट्रायल किसमें है बताइए? 22. और प्ली बार्गेनिंग 23। बिल्कुल कंटिन्यूअस दो क्वेश्चन थे चैप्टर के ऊपर। अब आगे याद रखना, अभी जो एपीओ आ रहे हैं इनमें जो है चैप्टर पूछे जाएंगे। 289। Section 289. Application of chapter. Subsection 1. This chapter shall apply in respect of an accused against whom, Clause A, the report has been forwarded by the officer in charge of the police station under Section 193. ये क्या है? Lies therein. कौन सी रिपोर्ट बताइए, पहले बता के चलिए कौन सी रिपोर्ट है ये? 193 में कौन सी रिपोर्ट भेजी जाती है? चार्जशीट सर। चार्जशीट जो भेजी जाती है 193 क्लोज 3 में जो चार्जशीट भेजी जाती है उसके अंडर अगर कोई पर्सन जो है एक्यूज्ड है ऐसे ऑफेंसेस का जो 7 और 7 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल है, उस मामले में, और किस मामले में, अगर कंप्लेंट केस है, कंप्लेंट केस में भी 7 और 7 से ज्यादा का ऑफेंसेस है, इन मामलों में एप्लीकेशन होगा इस चैप्टर का। ये जो चैप्टर अप्लाई होगा ये इन मामलों में होगा। किन मामलों में? वेयर एन ऑफेंस इज पनिशेबल
up to more than 7 year imprisonment for life or death where a case has been instituted upon a police report. पुलिस रिपोर्ट पे हुआ था, पुलिस चार्जशीट 193 की आ गई है, कंप्लेंट की गई है, बी क्लॉज में देखेगा तो कंप्लेंट आएगी, फिर कह रहा है कि दिस चैप्टर डज नॉट अप्लाई, किन किन मामलों में अप्लाई नहीं होगा, पहले पढ़िए फिर बताएंगे किन में अप्लाई नहीं होगा। So clause B पढ़ूं? ए Clause A. The report has been forwarded by the officer in charge of police station under section 193 lies therein that an offence appears to have been committed by him other than an offence for which the punishment of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force, or clause B, a magistrate has taken cognizance of an offence on complaint other than an offence for which the punishment of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force, and after examining complaint and witnesses under section 223 issued the process under section 227 but ठीक है does ना, not apply. रुकिए, किन मामलों में अप्लाई होगा? जो विचार पनिशेबल अप टू 7 ईयर, 7 साल तक के लिए जो पनिशेबल होगा उन पे अप्लाई होगा, उससे ज्यादा पे नहीं। नेक्स्ट। But does not apply where such offence affect the social economic condition of the country नंबर or वन, has been नंबर वन, आराम से नंबर वन किन पे अप्लाई नहीं होगा? ये चैप्टर की एप्लीकेशन जहां ऑफेंस सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पर है, इंडिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड ऑफेंस है, उसमें कोई प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। नंबर 2, or has been committed against a woman or a child. अगेंस्ट अ वुमेन और अ चाइल्ड, चाइल्ड की एज कितनी है? हुई चाइल्ड? पहले क्योंकि सीआरपीसी में 14 साल दिया हुआ था कि 14 साल के बच्चे के अगेंस्ट अगर होगा तो देयर शैल बी नो प्ली बार्गेनिंग, तो अब चाइल्ड कौन है? 18 ईयर, ये कहाँ लिखा है? बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, ये सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएस। ये सुनो, अगर मैं गलत ना हूं तो शायद 2-3 बीएनएस है। नेक्स्ट, क्लॉज 2। Clause 2. For the purpose of subsection 1, the central government shall, by notification, determine the offence under the law for the time being in force, which shall be the offences affecting the social economic condition of the country. कौन बताएगा कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंट्री की? स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट? Central government. अंडरलाइन कीजिए, पूछा जाना है। एप्लीकेशन फॉर प्ली ऑफ बार्गेनिंग, प्ली ऑफ बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन कौन लाएगा, कब लाएगा, कैसे लाएगा? एप्लीकेशन का तौर क्या होगा, तरीका क्या होगा? खाली एप्लीकेशन कोरे पेज पे लेके आएगा कि एफिडेविट देगा, कितने दिनों के अंदर लाएगा, किस दिन से लेके आएगा, ये सब अब पढ़ेंगे। बताइए जल्दी से। Section 290. Application for plea bargaining. Subsection 1. A person accused of an offence may file an application for plea bargaining within a period of 30 days from the date of framing of charge in the court in which such offence is pending for trial. याद रखिएगा, पहले पूछा जाता था सीआरपीसी के अंडर कि प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन कब लाई जाती है, तो कहा जाता था बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। अब जो है बीएनएसएस के अंदर साफ लिख दिया गया, एन एप्लीकेशन हैज टू बी मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। जिस दिन चार्ज फ्रेम हुए उस दिन से 30 दिन के अंदर जो है प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन लेके आएगा कि सर हम जो है प्ली बार्गेन करना चाहते हैं। हम कौन लेके आएगा? एक्यूज लेके आएगा, 30 दिन के अंदर लाएगा, एफिडेविट पे लाएगा, है ना भाई? क्लॉज 2 Yes, sir. पढ़िए। Subsection 4. The application under subsection 1 brief description of the case relating to which the application is filled, including the offence to which the case relates, and shall be accompanied by an affidavit sworn by the accused अंडरलाइन stating कीजिए, शेल
be accompanied by an affidavit shown by an accused. एफिडेविट पे लाई जाएगी. अच्छा, वाई ऑन एफिडेविट? अब यहाँ मैं नहीं समझता कि मुझे बताना चाहिए कि क्यों एफिडेविट, क्यों सिंपल एप्लीकेशन नहीं? क्योंकि अगर झूठ होगा तो आप प्योरिटी ऑफ ऑफेंस, बिल्कुल परजरी के लिए, ठीक है, परजरी के लिए लायबल होगा, झूठ के लिए. नेक्स्ट. therein अब that आ जाइए, he छोड़ दिए. हाँ बस छोड़ दो प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड ना अभी पढ़ो जरा, ये तो और भी है, वॉलेंटरी therein होनी चाहिए. that he has voluntarily preferred after understanding the अंडरलाइन कीजिए, nature बस अंडरलाइन कीजिए कि वॉलेंटरीली होनी चाहिए, इनवॉलेंटरी नहीं होगी. क्योंकि जब एप्लीकेशन एक्यूज ला रहा है, देयर शुड बी एन मजिस्ट्रेट शुड कंफर्म दैट द एप्लीकेशन मेड बाय एन एक्यूज, क्योंकि ये गिल्ट कह रहा है कि सर मैं कन्विक्शन, क्योंकि इसका स्टेटस कन्विक्शन होता है, तो वो स्वीकार करने को तैयार है कि कन्विक्शन होगा. तो यहां पर जो कहा जा रहा है कि कन्विक्शन होगा, तो इसीलिए जो है मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि मजिस्ट्रेट इसको जाने कि वो वॉलेंटरीली बने आई है, वॉलेंटरीली एप्लीकेशन आई है. there should not be any threat, promise, inducement by which an application has been made by an accused person. पढ़िए next. subsection 3 after receiving the नहीं application आगे पढ़िए. he has voluntarily preferred after understanding the nature and extent of punishment provided under the law for the offence, the pre-bargaining in this case, and that he has not previously been convicted by a court in which he had been charged with the same offence. बस अंडरलाइन कीजिएगा कि सेम ऑफेंसेस में नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि और ऑफेंसेस में अगर पर्सन कन्विक्टेड है पहले से और अब डिफरेंट काइंड का ऑफेंस किया है, तो अब डिफरेंट काइंड के ऑफेंस में जो है प्ली बार्गेनिंग हो सकती है. यस नो? है ना? ये बात तो समझ में आई है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. ये कंपाउंडिंग को यहीं से अलग करता है, कंपाउंडिंग को प्ली बार्गेनिंग से. नेक्स्ट. Subsection 3 नोटिस. after receiving नोट. अब देखिए एप्लीकेशन आ गई. देखिए अब समझिए, पहले एप्लीकेशन दी जाएगी. अब एप्लीकेशन को कोर्ट ये सर्टिफाई करेगा, एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड वॉलंटरली बाय एन एक्यूज्ड पर्सन आफ्टर टेकिंग ऑल द व्यूज रिलेटिंग टू द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस. जो भी कन्विक्शन है, जो भी पनिशमेंट, उस सबको देखते हुए उसके बाद यहाँ पर एक्यूज्ड, जब मजिस्ट्रेट जो है नोटिस देगा, किस पर्सन को नोटिस देगा? 2 लोगों को देगा. आइए पहले पीपी और कंप्लेनेंट पढ़िए. Subclause 3 after receiving the application under subsection 1, the court shall issue notice to the public prosecutor or the complainant of the case and to the accused to appear on the date fixed for the case. क्लियर है बात? इज इट क्लियर? नेक्स्ट. Subsection 4 when the public prosecutor or the complainant of the case and the accused appear on the date fixed under subsection 3, the court shall examine the accused in camera where the other party in the देखिए ये पूरा मेंस में भी सवाल आता है. तो मेंस में भी आप कहेंगे सर एप्लीकेशन लाएगा इतने दिन के बाद, उसके बाद जो है कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि वॉलंटरली बनी है, उसके बाद नोटिस दिया जाएगा पीपी को और कंप्लेनेंट को, उसके बाद जो है कोर्ट जो है एग्जामिन करेगी. ठीक है, काहे में एग्जामिन करेगी? एक्यूज को इन कैमरा. इन कैमरा का मतलब बंद कमरे में, बंद कमरे में होता है. कंपाउंडिंग कोई बंद कमरे में नहीं होता, लेकिन प्ली बार्गेनिंग बंद कमरे में होगी. इन कैमरा वेयर, पढ़िए. where the other party in the case shall not be present to satisfy itself that the accused has filed the application voluntarily. क्लियर है बात आपको? देखिए कितना सेटिस्फेक्शन कोर्ट को चाहिए कि और ईच एंड एवरी स्टेज कोर्ट हैज टू सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन मेड व्हाट वॉलंटरली. क्लियर है? अब आ जाइए वॉलंटरली एंड वेयर. And where clause A, the court is satisfied that the application has been filled by the accused voluntarily, it shall provide time not exceeding 60 days
to the public prosecutor or the complainant of the case and the accused to work out a mutually satisfactory disposition of the case. रुक जाइए, Which सुन जाइए। अब देखिए यहाँ समझिए, पहले से प्रैक्टिकली समझिए कि हो क्या रहा है। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद जाना जाएगा कि वॉलंटरली एफिडेविट पे आएगी, वॉलंटरली है कि नहीं है, इसको जाना जाएगा। उसके बाद नोटिस पीपी को दिया जाएगा, फिर एक्यूज को एग्जामिन किया जाएगा बंद कमरे में, जहाँ दूसरी पार्टी भी नहीं होगी। अब कह रहा है कि जहां पर एप्लीकेशन जो है पता लग गया कि वॉलंटरली हुई है, अब वहां पर जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वो 3 लोगों को जो है कहेगा कि आपको 60 दिन का हम टाइम देते हैं। 60 दिन के बाद आप एमएसडी करके आइए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशंस। आप म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन बना के आइए। आप देखिए कि आप क्या मामला थे, अब देखिए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जहां पर के आप विक्टिम को कितना कंपनसेशन देंगे, विक्टिम जिसके अगेंस्ट आपने ऑफेंस किया है उसको कितना कंपनसेशन देंगे, कितना मुआवजा देंगे, क्या पैसा देंगे, क्या होगा, ये सब इसमें डिस्कस होगा 60 दिन के अंदर। पढ़िए अब। which may include giving the victim by the accused the compensation and the other expenses during the case and thereafter fix the date for further hearing of the case. ठीक है ना, क्लियर? फिर फर्दर है, अब यहाँ कोर्ट को लगता है कि इनवॉलेंटरली बनी है, जो एप्लीकेशन लेके आया है एक्यूज वो इनवॉलेंटरली है, क्या होगा बताइए। Clause B. The court finds that the application has been filled involuntarily by the accused or he has previously been convicted by a court in a case in which he had been charged with the same offence. It shall proceed further in accordance with the provision of this Sanhita from the state such application has been filled under subsection 1. ठीक है ना, अब यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। अगर इनवॉलेंटरली कोई एप्लीकेशन लाई गई तो अब जो है ट्रायल की तरफ जाएगी, जो प्रोविजन है बीएनएसएस का वो अप्लाई होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आएगी नहीं, है ना? अब आ जाइए, क्या गाइडलाइन होगी, कौन बताएगा गाइडलाइन? मजिस्ट्रेट बताएगा क्या गाइडलाइन होगी, कैसे कैसे आप एमएसडी करेंगे, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की क्या गाइडलाइन होगी। पढ़िए थोड़ा सा। Section 291 Guidelines for Mutually Satisfactory Disposition. In working out a mutually satisfactory disposition under Clause A of the subsection 4 of Section 290, the court shall follow the following procedure, namely A. देखिए ए में अंडरलाइन कीजिएगा, लिख लीजिए। अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पर तो नोटिस दिया जाएगा किस को, कोर्ट। अब ये एमएसडी हो रहा है, ये म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में अगर इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पर तो किस को देगा, पुलिस ऑफिसर को देगा, आईओ को देगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगा, विक्टिम को देगा, एक्यूज को देगा। ये नोटिस दिया जाएगा और यहाँ फिर कोर्ट जो है देखेगी कि वेदर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड वॉलंटरली और नॉट। पढ़िए पूरा। Clause A. In a case instituted on a police report, the court shall issue notice to the public prosecutor, वो नंबर 1 the police पहला officer पब्लिक 2 who has investigated the case and the accused and the victim 3 of the case 4 लोगों को नोटिस जाएगा to participate in the meeting of work out a satisfactory disposition of the case, provided that throughout such process of working out a satisfactory disposition of the case, it shall be duty of the court to ensure that the entire process is completely voluntarily by the parties participating in the meeting. समझ रहे हैं? यहाँ फिर कोर्ट इंश्योर करेगा द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन इज वॉलंटरली मेड। ये वॉलंटरली है जितना सब हो रहा है। नेक्स्ट। Provided further that the accused, if he so desire, may participate in such meeting with his advocate, if any एडवोकेट engaged ले in the सकता है, case. ठीक है, अपना एडवोकेट ले सकता है एक्यूज। और अगर वेयर द केस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट हुआ है तो किस को नोटिस दिया जाएगा, विक्टिम और एक्यूज को। पढ़िए। Clause B. In a case instituted otherwise than on police report,
the court shall issue notice to the accused and the victim of the case to participate in a meeting to work out a satisfactory disposition of the case. फिर आगे वही है कि Provide- वो वॉलंटरली होना चाहिए, ठीक है ना, और एडवोकेट के साथ आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, यस नो। Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए, अब बताया कि भैया अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पर, तो मामला होगा कि पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट होने के बाद 4 लोगों को नोटिस दिया जाएगा, और जहाँ पर केस इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट पर, तो किसको दिया जाएगा, विक्टिम को और एक्यूज को। अब यहाँ पर एमएसडी हुई, एमएसडी होने के बाद जो है कोर्ट के समक्ष आया मामला। अब कोर्ट जो है, कोर्ट शैल प्रिपेयर रिपोर्ट। अब म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के बाद कोर्ट रिपोर्ट बनाएगी और कोर्ट आगे जो है इसमें फर्दर प्रोसीड करेगी। पढ़िए 292। Section 292, report of mutually satisfactory disposition to be submitted before court. Where in a meeting under Section 291, a satisfactory disposition of the case has been worked out, the court shall prepare a report of such disposition, which shall be signed by the presiding officer of the court and all other person who participated in the meeting. And if no such disposition has been worked out, the court shall record such observation and proceed further in accordance with the provision of this Sanhita from the stage the application under subsection 1 of section 290 has been filled with such case. क्लियर है बात, समझ में आया कि देखिए अब कह रहा है कि अगर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन वर्कआउट कर गई, दोनों के बीच बात हो गई, प्ली ऑफ बार्गेन हो गया, सेंटेंस का बार्गेनिंग हो गया, दोनों के बीच आ गया कि हाँ सर हम इतना कंपनसेशन चाहिए, हमको इतना मामला होगा। अब ये सब रिपोर्ट बनने के बाद जो है पीपी है, पीपी वहां पर है, आईओ वहां पर है, विक्टिम वहां पर है, एक्यूज वहां पर है। अब ये रिपोर्ट पूरी बनने के बाद उसको लिखित में जो है ले जाके कोर्ट में दे दिया, कोर्ट के अधिकारियों ने साइन किया, जितने भी एमएसडी में पर्सन थे उन सब के साइन है। अब उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा और आगे बताएगा कि अगर ऐसा वर्कआउट हो जाता है तो क्या होगा, फिर कितनी कितनी सजा दी जाएगी, कितना कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, क्या दिया। अगर वर्कआउट नहीं होता तो फिर ये कहा है कि 290 के क्लॉज 1 में जो है जो प्रोसीजर दिया गया है, उस प्रोसीजर में इस संहिता में दोबारा से जो होगा वहां से फिर जो ट्रायल होगा आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज, फिर वो डिटेल ट्रायल चलेगा। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाइए डिस्पोजल ऑफ द केस। अब केस को अगर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन वर्कआउट कर जाती है तो केस को कैसे कैसे डिस्पोजल किया जाएगा। अब यहाँ कोर्ट जो है डांटेगी, धमकाएगी, कहेगी कि आपने क्यों ऐसा किया, आप को जो एडोमिनेशन देगी, एडोमिनेशन के बाद डराने के धमकाने के बाद आपसे कुछ बॉन्ड वॉन्ड बनवाएगी और उसके बाद सजा देगी। बताइए। Section 293, disposal of case. Where a satisfactory disposition of the case has been worked out under Section 292, the court shall dispose of the case in the following manner, namely, Clause A. The court shall award the compensation to the victim in accordance with the disposition under Section 292 and hear the parties on the quantum of the punishment, releasing of the accused on probation of good conduct or after admonition under Section 401 or for dealing with the accused under the provision of Probation of Offender Act 1958 or any other law for the time being in force, and follow the procedure specified in the succeeding clauses for imposing the punishment of the accused. छोड़ दीजिए, कहने का मतलब यह है कि विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा और यहाँ पर डांट डपट के जो है प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाएगा। किसको? एक्यूज पर्सन को। एक्यूज पर्सन को छोड़ दिया जाएगा क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर सुनने के बाद। क्लॉज बी। Clause B. After hearing the parties under Clause A, if the court is of the view that Section 401 or the provisions of the Probation Offender Act or any other law for the time being in force are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation or provide the benefit of any such law. देखिए, अगर के कोर्ट को जो है क्वांटम ऑफ सेंटेंस में सुनने के बाद जो है समझ में आया कि पर्सन जो है 401 में फॉल होता है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर, सॉरी प्रोबेशन पर रिलीज किया जाता है, फर्स्ट ऑफेंडर है, प्रोबेशन पर रिलीज किया जा सकता है
60 CRPC 401 BNSS में, तो कोर्ट यहाँ पर रिलीज कर देगी पर्सन को आफ्टर ड्यू एडोमिनेशन। ड्यू एडोमिनेशन के बाद गिविंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का बेनिफिट देते हुए छोड़ देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? अब ये कंडीशन फॉल होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? जहां पर मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, जिस एक्ट में मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, तो मिनिमम की कितनी दी जाएगी? अगर फर्स्ट ऑफेंडर है तो कितनी दी जाएगी? पढ़िए, अब बताते जाते हैं। Clause C. After hearing the parties under Clause B, if the court finds that the minimum punishment has been provided under the law for the offence committed by the accused, it may sentence the accused to half of such minimum punishment. And where the समझ, accused रुकिए। is first-time offender, बी, क्लॉज बी में सुनने के बाद, प्रोबेशन पे सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि नहीं, देयर शुड बी अ मिनिमम सेंटेंस एंड लॉ के द्वारा देयर इज अ मिनिमम सेंटेंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ, तो मिनिमम सेंटेंस का जो है 1/4 दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है? 1/4. और अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है तो 1/6। ये ना, देखिए, नहीं, 1/2 जो है, गलत बुलवा दिया आपने। 1/2 दिया जाएगा इफ देयर इज अ मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड 1/2, और अगर फर्स्ट ऑफेंडर है तो 1/4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1/4 एंड 1/2 Yes, sir. क्लियर Minimum है कि punishment जो दी हुई है उसका 1/4 दिया जाएगा। 1/2 दिया जाएगा किसी भी एक्यूज को, और जो फर्स्ट ऑफेंडर है उसको कितना? 1/4। 1/4। समझ गए? उसको मतलब और बेनिफिट मिलेगा। सपोज करिए एक ऑफेंस में जो है 4 साल की सजा है या 12 महीने की सजा है। 12 महीने की सजा है तो 1/2 कितना हुआ? 6 महीने। और अगर फर्स्ट ऑफेंडर है तो 3 महीने। यस नो? Yes, sir. नेक्स्ट, जहां पर नो मिनिमम सेंटेंस हैज बीन प्रोवाइडेड, तो मैक्सिमम का कितना दिया जाएगा? और अगर फर्स्ट ऑफेंडर है तो कितना दिया जाएगा? मैक्सिमम का 1/4, और फर्स्ट ऑफेंडर है तो 1/6। मिनिमम है 1/2, फर्स्ट ऑफेंडर है मिनिमम का तो 1/4। मैक्सिमम पनिशमेंट अगर प्रोवाइडेड है तो 1/4, और फर्स्ट ऑफेंडर है तो 1/6. पढ़िए। Clause D. In case after hearing the parties under Clause B, the court finds that the offence committed by the accused is not covered under Clause B or Clause C, then it may sentence the accused to 1/4 of the punishment provided or extendable for such offence, and where the accused is a first-time offender and has not been convicted for any offence in the past, it may sentence the accused to 1/6 of the punishment provided or extendable for such offence. क्लियर है कि नहीं है? जी सर। सुनिए, एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर हुआ, किस किस ऑफेंसेज में होंगे, किन ऑफेंसेज में जो इस चैप्टर का एप्लीकेशन होगा? 7 साल उससे ऊपर की सजा के लिए। 7 साल या उससे ऊपर या उससे कम? सर उससे ज्यादा है। नहीं, है? कम है सर, कम है सर, कम। और चलिए, ये तो यहाँ हुआ। उसके बाद एप्लीकेशन आएगी, कौन लाएगा? एक्यूज लाएगा। कितने दिन के अंदर लाएगा? 30 दिन के अंदर। कब से 30 दिन? फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के। उसके बाद क्या होगा? वॉलंटरली जाना जाएगा, एफिडेविट पे जाना जाएगा कि एफिडेविट पे। उसके बाद नोटिस सर्व किया जाएगा पीपी को और एक्यूज पर्सन को। एक्यूज पर्सन को वो और एक्यूज पर्सन को काहे में एग्जामिन किया जाएगा? बोलते जाइए जल्दी जल्दी। In camera, in absence बंद of कमरे में, बंद कमरे में एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? in अब absence यहाँ of पर other जो है party. अदर पार्टीज के एब्सेंस होने के बाद सब देख लिया जाएगा। उसके बाद जो है कैमरे में होने के बाद, अब यहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है कि वॉलंटरली सब हुआ है, तो उसके बाद जो है 60 दिन का टाइम देंगे। किसको 60 दिन का टाइम देंगे? Parties को पार्टीज को। काहे के लिए? mutually satisfactory disposition के लिए। MSD, म्यूचुअली, महेंद्र सिंह धोनी, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के लिए। ठीक है,
अब अगर वो वर्कआउट कर जाता है तो ठीक है, वर्कआउट नहीं करता तो फिर कैसे होगा? इस संहिता में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रायल चलेगा, ठीक है ना? अगर इनवॉलंटरली है, उसके बाद गाइडलाइन दी गई कि भाई गाइडलाइन ऐसे-ऐसे होंगी, ये गाइडलाइन है, यहाँ नोटिस दिया जाएगा। अगर पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट है तो किस-किस को नोटिस दिया जाएगा, जल्दी बताओ भई? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन की है, अक्यूज्ड और विक्टिम। ठीक है, और अगर कंप्लेंट पर है? तो अक्यूज्ड एंड विक्टिम। ठीक है, उसके बाद जो है रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। जब एमएचडी वर्कआउट कर गया तो रिपोर्ट तैयार की जाएगी किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। कोर्ट रिपोर्ट तैयार करेगी, उस एमएचडी पर किस-किसके साइन होंगे? कोर्ट के और सभी प्रिजाइडिंग पार्टिसिपेंट के। ऑफिसर और पार्टिसिपेंट्स के। जितने भी पार्टिसिपेंट है, अब यहाँ पर कोर्ट को लगता है तो अब डिस्पोजल ऑफ द केस करेगा। डिस्पोजल ऑफ द केस में जो है विक्टिम को कंपनसेशन देगा और और क्या करेगा, क्वांटम ऑफ जल्दी से बताइए? पनिशमेंट। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। अच्छा, और प्रोबेशन। 401 में प्रोबेशन पर प्रोबेशन ऑफ छोड़ देगा, हम्म। डांट डपट कर छोड़ देगा। अगर फिर उसके बाद फिर बताइए? ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट अवेलेबल है तो उसकी हाफ देगा, और अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो फिर 1/4 देगा। और अगर मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है नहीं तो? है, मैक्सिमम है तो 1/4 देगा, और अगर वहां पे वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और कन्विक्टेड भी नहीं हुआ तो 1/6 देगा। बस, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, जजमेंट होगा ओपन कोर्ट में, बताइए? Judgment of Court, Section 294. The court shall deliver its judgment in terms of Section 293 in the open court, and the same shall be signed by the presiding officer of the court. क्लियर है बात? यस नो? What shall Yes, be sir. the finality of the judgment? Judgment की finality, there shall be no appeal of the judgment. जो जजमेंट प्ली बार्गेनिंग में पास किया जाएगा उस जजमेंट की कोई भी अपील नहीं होगी, एक्सेप्ट एसएलपी आ सकती है 136, आर्टिकल 136 में, और 226, 227 में हाई कोर्ट में। यस नो? सर ये 289 में जो लिखा हुआ है क्लॉज ए में, द रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द पुलिस, सो इसमें दोबारा बता दीजिए, डेथ और पनिशमेंट ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अरे ये ये 7 लिखा हुआ साल है से तो, नॉट ये एक्सीडिंग लिखा ज्यादा हुआ है हुआ ना सर, भाई। कम? कम? हिंदी में ही पढ़ लो, हिंदी में लिखा, पुलिस थाने के बाल साधक अधिकारी द्वारा 193 के अधीन अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रसर की गई जिसमें उनके भिन्न कोई अपराध प्रेरित प्रतीत होता है जिसमें तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन और 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय उपबंध है। भिन्न अपराध, इसका मतलब 7 साल तक। अच्छा, ठीक है? ठीक ठीक है सर, ठीक। क्या मैसेज है भाई, क्या कह रहे हैं मुकेश सर? वाई प्रोविजन इज इंक्लूडेड if there is already a stage in BNSS after framing a charge where a magistrate can ask the accused to plead guilty or not and to convict on the basis of the plead of guilty. अच्छा, why this provision? जबकि देखिए, अच्छा, आप अगर उसकी बात करते हैं कि प्ली ऑफ गिल्टी जो होती है वो 7 साल तक के भी ऑफेंस होते हैं, उससे ऊपर भी होते हैं। समझ रहे हैं आप? जहां पर प्ली ऑफ गिल्टी जब हम चार्ज बना रहे थे, अगर सेशन ट्रायल पढ़े तो सेशन ट्रायल में आप जाके देख लीजिए, मजिस्ट्रेट ट्रायल में चले जाइए तो मजिस्ट्रेट ट्रायल में भी कि वेर एक्यूज पर्सन प्लीड गिल्टी तो उसका कन्विक्शन हो जाता है। ठीक है? जबकि आपको एक बात बता दें, मजिस्ट्रेट ट्रायल में जैसे ही प्ली ऑफ गिल्टी करेगा कन्विक्शन हो जाएगा। यहां पर भी, लेकिन वो ऑफेंसेज है, कब कितने तक के ऑफेंसेज है? यहाँ एक स्पेसिफिक ऑफेंसेज है कि वो ऑफेंसेज 7 साल तक के होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, इसको याद रखिएगा, पावर ऑफ द कोर्ट क्या होगी?
बेल वेल सबकी पावर होगी। पीरियड, अच्छा, जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है वो सेट ऑफ होगा। अगर उससे पहले कोई पीरियड डिटेंशन में काटा गया है सेम ऑफेंस से रिलेटेड, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? व्हाट शैल बी द इफेक्ट ऑफ द पीरियड? जी, तो उसमें काउंट हो जाएगा। काउंट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट है 299, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अभी जो इन्होंने मुकेश ने पूछा है कि सर जब वो प्ली, अब यहाँ पर इसका जो स्टेटमेंट है, जब वो कह रहा है कि हाँ सर हमने ऑफेंस किया है, अब हम प्ली बार्गेनिंग करना चाहते हैं सेंटेंस पर, तो उसका स्टेटमेंट जाएं और जाके कन्फेशन की तरह यूज कर लें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कन्फेशन की तरह यूज कर लें कि सर इन्होंने तो कन्फेस कर लिया, लेकिन नहीं, कहा गया है कि खाली जो है प्ली ऑफ बार्गेनिंग में यूज किया जाएगा, किसी एविडेंस के लिए कोई भी स्टेटमेंट एक्यूज का यूज नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 299, पढ़िए। Section 299, statements of accused not to be used. जी, Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statements or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under Section 290 shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter. क्लियर है बात? थ्री हंड्रेड। Section 300, not application of chapter. Nothing in this section, nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child as defined in Section 2 of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. जे एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? ये चैप्टर जे एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है बात? यस नो? Yes, sir. प्ली बार्गेनिंग क्लियर है? देखिए समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरा ही हमको चैप्टर 23 प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको पूछा जाता है तो आपको एक सेंटेंस में इंटरव्यू में बता देना होता है कि होता क्या है। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। सीआरपीसी में चैप्टर 21 था, 21A था, 2006 में ऐड किया गया था। एक्ट था 2005 का, 2006 में इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 25। Chapter 25, Evidence in Inquiries and Trials. सेक्शन 307। Section 307, Language of Courts. The state government may लैंग्वेज ऑफ determine लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स क्या होगी? कौन डिटरमाइन करेगा कि जो लैंग्वेज होगी कोर्ट्स के अंदर वो क्या होगी? कौन डिटरमाइन करेगा? बहुत बार गलत किया है मैंने, मैं हाई कोर्ट हमेशा लगा के आया हूँ। अंडरलाइन कर लीजिए, क्या है? state government. स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट करेगी डिटरमाइन कि कोर्ट में लैंग्वेज कौन सी यूज की जाएगी। 308 एक बेसिक प्रिंसिपल है। कहा गया कि एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, जो एविडेंस लिया जाएगा इट शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। What are the cases where the evidence may be taken in absence of the accused? कब एब्सेंस में लिया जा सकता है एक्यूज की? तो पढ़िए जरा जनरल रूल पहले। Section 308, Evidence to be taken in presence of accused. Except as otherwise expressly provided, all evidence taken in the course of the trial or other proceeding shall be taken in the presence of the accused or when his personal attendance is dispensed with, in the presence of his advocate, including through audio, video, electronic means, at the designated place to be notified by the state government. अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, आपके याद हो तो
228 और 229 में जहां पर मजिस्ट्रेट जो है पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर देता है तो वहां एडवोकेट की प्रेजेंस में हो सकता है, ये सुनो है 228 229। लेकिन यहाँ पर है कि और देखिए ये तो दो दो इंस्टांस तो ये यहीं पर बता दिया कि ये वाले मामले हैं। और कौन से मामले हैं? तो सेक्शन लिखे 335 355 335 355 और 357 पढ़िए जरा। 335 जी section 335 record of evidence in absence of accused 335 नहीं, हाँ 335 यार पहले। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। subsection 1 if it is proved that the accused person has absconded and that there is no immediate prospect of arresting him, the court contempt to try or commit for trial such person for the offence complained of may, in his absence, examine the witnesses, if any. बस समझ गए? Where the accused has been absconded, the court may examine the accused person in the absence of the accused person. Yes, no? हो गया कि नहीं? Yes, sir. Next 355 Section 355 provision for inquiries and trial being held in absence of accused in certain cases. देखिए जहां पर where the accused is persistently disturbing the inquiry and trial of the courts and persistently delaying the trial of the court, the court may examine the witnesses in absence of the accused. पढ़िए। Subsection 1. At any stage of an inquiry or trial under this Sanhita, if the judge or magistrate is satisfied, for reason to be recorded, that the personal attendance of the accused before the court is not necessary, the accused person disturbs the proceeding in court, the judge or magistrate, if the accused is represented by an advocate, dispense with his attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence, क्लियर है बात? and may. बताइए, छोड़ दीजिए, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Next 357 Section 357 procedure where accused does not understand proceedings. अभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं प्रोसीडिंग को, इनकी एब्सेंस में हो सकता है जहां पर अनसाउंड माइंड हो वगैरह वगैरह। नेक्स्ट छोड़ दीजिए, बैक टू वेदास, पीछे आ जाइए। Section 308 evidence to be taken छोड़ in दीजिए, presence of accused. हो गया, ये तो पढ़ नहीं लिया, नहीं पढ़ा क्या? पढ़ तो लिया है भाई, कितनी बार पढ़ोगे? 315 पढ़ो, 315। Section 315 remarks respecting demeanor of witness. बहुत बार पूछा गया है। डिमेन्योर ऑफ द विटनेसेस कौन से सेक्शन में? 281 था सीआरपीसी का, यहाँ पर 315 बीएनएसएस। ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। ये हमने लिखवा दिया था ना कि कितने दिन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और सिग्नेचर वगैरह के करेगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई स्टेटमेंट दिया गया है। क्लोज 4 का प्रोविजो 72 आवर्स। यस नो? Yes, sir. 319 319 when the attendant. कमीशन व्हाट इज कमीशन? बताइए कमीशन क्या होता है? व्हाट इज कमीशन? रहनुमा, व्हाट इज कमीशन? Don't know, sir. Commission means when the attendance of a person who is a party or who is an accused or a victim whose attendance cannot be procured
the court may issue a commission to examine such person or party. ठीक है, ऐसे मामले में कोर्ट कमीशन इशू करती है कि कमीशन उसको जाके, कमीशन जो है मेंबर ऑफ द एडवोकेट्स होते हैं, यंग एडवोकेट्स को जो है कोर्ट अपॉइंट करती है एज ए कमीशन, और वो जाके क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, किसी का भी पार्टी हो सकती है, विटनेसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में क्या है कि मैंडेटरीली जो है कमीशन इशू किया जाएगा, वेयर द पार्टीज आर हायर डिग्निटरीज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज प्रमुख ऑफ द स्टेट, एक्सेट्रा। पढ़िए जरा थोड़ा सा तो समझ आएगा। Section 319, when attendance of witness may be dispensed with and commission issued. Subsection 1, whenever in the course of any inquiry, trial, or other proceeding under this Sanhita, it appears to a court or magistrate that the examination of a witness is necessary for the end of justice, and that the attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, expense, or inconvenience, which under the circumstances of the case would be unreasonable, and the court or magistrate may dispense with such attendance and may issue a commission for the examination of the witness in accordance with the provision of this chapter. क्लियर है बात? Provide यस नो? प्रोविजो। provided that where the examination of the president or the vice president of the India or the governor of a state or the administrator of a union territory as a witness is necessary for the end of justice, a commission shall be issued for the examination of such witness. क्लियर है ना बात? Yes, sir. नेक्स्ट आ जाइए 325। Section 325, execution of foreign commissions. बस एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन कौन से सेक्शन में है? 325 पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए डिस्पोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस। कौन से Section सेक्शन में? 326. 326। नेक्स्ट आ जाइए आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट 327। 328 एविडेंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ मिंट, टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य 292 हुआ करता था सीआरपीसी में, यहाँ 328। नेक्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हु आर एक्सपर्ट्स, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, उनकी अटेंडेंस, उनकी सर्टेन साइंटिफिक एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, ठीक है। कौन साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे? ये क्लॉज 4 में दिया गया है, बताओ जरा। Clause 4. This section applies to the following government-specific experts, namely: A. Any chemical examiner or assistant chemical examiner to government. B. The Chief Controller of Explosives. C. Director of the Fingerprint Bureau. D. Director, Hopkins Institute, Bombay. E. The Director, Deputy Director, or Assistant Director of a Central Forensic Science Laboratory or a State Forensic Science Laboratory. F. The Serologist to the government. G. Any other scientific expert specified or certified by notification by the state government or the central government for this purpose. बस ठीक है ना। पूछा जाता है कौन है, तो देखो ये सब एक्सप्लोसिव वाले हैं, केमिकल वाले, एक्सप्लोसिव वाले, हॉपकिन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे के, यहीं से आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंटिफिक एक्सपर्ट। कौन साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं है? 3 इनमें से होंगे, एक इसमें से नहीं होगा। क्लियर है बात? नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट का फॉर्मल प्रूफ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक चीज पढ़ी थी, क्या? फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, है ना। जो फैक्ट्स एडमिटेड हो गए उनका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, या किसी चीज का जो है फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस लेती है कोर्ट,
क्या जुडिशियल नोटिस जिसका ले लिया उसको प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं। तो यहाँ पे नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट का फॉर्मल प्रूफ जरूरी नहीं है। ठीक है, और तो हम 334 आ जाइए। ये सेक्शन पूछा जाता है प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूफ। ठीक है, 336 Section 336. 336 Evidence of public servants, experts, police officers in certain cases. जी, कैसे एविडेंस लिया जाएगा, क्या वे होगा एविडेंस लेने का, किसका एविडेंस? नंबर 1 पब्लिक सर्वेंट्स, 2 एक्सपर्ट, 3rd पुलिस ऑफिसर। कुछ मामलों में इनके एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, अगर ये है कि नहीं है, या इनकी मृत्यु हो गई, या इनका रिटायरमेंट हो गया, या ये चले गए, इनके सक्सेसर आ गए, ये आ नहीं सकते ड्यू टू इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ये आ नहीं सकते, इनको जो है वीडियो ऑडियो से हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सब देखिए पढ़िए। Where any document or report prepared by a public servant, scientific expert, or medical officer is purported to be used as evidence in any inquiry, trial, or other proceeding under this Sanhita, and first, such public servant, expert, or officer is either transferred, retired, or died, or देखिए, अब ये जो कह रहे हैं कि जो कोई पब्लिक सर्वेंट है, या तो उसने साइंटिफिक एक्सपर्ट है वो, या तो पब्लिक सर्वेंट है, साइंटिफिक एक्सपर्ट है, मेडिकल ऑफिसर है, उनके द्वारा कुछ एविडेंस है जो यूज किया जाना है इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में। अब उन मामलों में ऐसे एक्सपर्ट जो हैं, ऐसे साइंटिफिक एक्सपर्ट, पब्लिक सर्वेंट, मेडिकल ऑफिसर, या तो रिटायर हो गए, या ट्रांसफर कर हो गए, या उनकी मृत्यु हो गई, और आगे such public समझिए कैसे servant, यूज होगा। पहले नहीं था ये पहले नहीं था, अब आया है। नेक्स्ट, such public servant, expert, or officer cannot be found or is incapable of giving deposition. अब ये जो है कैन नॉट बी फाउंड, लापता है, इनका पता ही नहीं कहाँ है। अब क्या होगा नेक्स्ट? Third, securing presence of such public servant, expert, or officers is likely to cause delay in holding the inquiry, trial, or other proceedings. या तो ट्रांसफर हो गए हैं, या डाइड हो गए हैं, या रिटायर हो गए हैं, या कैन नॉट बी फाउंड है, या इनकी जो प्रेजेंस है वो जो है बिना डिले के नहीं की जा सकती, तो अब क्या करें? और ऐसे एक्सपर्ट की, ऐसे पब्लिक सर्वेंट की, ऐसे मेडिकल ऑफिसर की, ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, उस नेसेसरी है, तो फिर कैसे, क्या तरीका है? सबसे आसान पढ़िए। The court shall secure presence of successor officer of such public servant, expert, or officer who is holding that post at the time of such deposition to give deposition of such document or report. क्लियर है बात? अगर सक्सेसर है, रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, डेथ हो गई, तो उसका सक्सेसर आ जाइए, सक्सेसर देगा। नेक्स्ट, Provided that no public servant, scientific expert, or medical officer shall be called to appear before the court unless the report of such public servant, scientific expert, or medical officer is disputed by any of the parties of the trial or other proceedings. अगर डिस्प्यूट है तो अब इनसे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, Provided further that the deposition of such successor, public servant, expert, or officer may be allowed through audio, video, electronic means. समझ गए ना? या तो उनके सक्सेसर के द्वारा दिया जाएगा, या ऑडियो वीडियो भी अलाउ किया जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे नए चैप्टर 26 के साथ।